बंद हुए कि नहीं हुए, पूरे कारनामे बंद हुए कि नहीं हुए, पूरी सोच गई कि नहीं गई, पूरे हालात बदले कि नहीं बदले। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। याद कीजिए, ठीक एक साल पहले कुछ यही नारे गूंज रहे थे देश की आबोहवा में, जब अच्छे दिन लाने के वादे के साथ मोदी सरकार ने कामकाज शुरू किया। उम्मीदें आसमान पर थीं, आसमान पर जा चुकी महंगाई को जमीन पर लाने की उम्मीद, बिगड़ती अर्थव्यवस्था को बेहतर करने की उम्मीद, किसानों मजदूरों की बेहतर जिंदगी होने की उम्मीद, नौजवानों को रोजगार मिलने की उम्मीदों ने यूं तो मोदी सरकार को 5 साल तक का मौका दिया, लेकिन 1 साल उसमें से पूरा हो चुका है। ऐसे में तमाम उम्मीदें मोदी सरकार की ओर देख रही हैं कि 1 साल में उसे पूरा करने के लिए क्या किया, अच्छे दिन लाने के लिए क्या किया गया। बारी अब हिसाब किताब की है, तो आज बड़ी बहस में अच्छे दिन का हिसाब किताब। पूरे दिन गए कि नहीं गए, पूरे दिन गए कि नहीं गए, पूरे काम बंद हुए कि नहीं हुए, पूरे कारनामे बंद हुए कि नहीं हुए, पूरी सोच गई कि नहीं गई, पूरे हालात बदले कि नहीं बदले। जी हां, 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरा में दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली को चुना सरकार का हिसाब किताब देने के लिए, और फिर एक एक कर हिसाब देना शुरू किया। लेकिन उस हिसाब में कई सवालों के जवाब नहीं मिले। 1 साल पूर्व चुनाव का निर्णय किया और आपने 30 साल के बाद दिल्ली में एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उस सरकार को काम करते करते आज 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है। सरकार के 1 साल पूरा होने पर मथुरा में कुछ इस अंदाज में 1 साल के कार्यकाल का हिसाब देने आए पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने सबसे पहले दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली को रैली के लिए चुनने के पीछे की वजह बताया। हमारे भीतर जिस महापुरुष ने विचार बीज बोया था, गरीब के कल्याण के लिए जिंदगी खपाने की प्रेरणा दी थी, अंत्योदय का मार्ग दिखाया था, आखिरी छोर पर बैठे हुए इंसान के जिंदगी की चिंता करने का जिस महापुरुष ने हमें मंत्र दिया था, मैंने पार्टी से प्रार्थना की कि अच्छा होगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जहां जन्म हुआ था, मैं उस झोपड़ी के पास जाऊं, भले छोटा सा गांव हो, मैं वहां जाकर के नमन करूं और मैं 125 करोड़ देशवासियों को अपने 365 दिन के काम का हिसाब दूं। और इसलिए आज मैं दीनदयाल धाम में आया। पीएम मोदी ने 1 साल का हिसाब किताब देने से पहले पिछली सरकार को निशाने पर लिया, यूपीए सरकार के दौरान के हालात के बारे में गिनाए। आप मुझे बताइए, अगर आपने ये सरकार न चुनी होती और वही सरकार रहने दी होती तो देश का हाल बदला होता, परिवर्तन आया होता। आप मुझे बताइए, पिछले साल जब यूपीए की सरकार थी, देश के हाल बुरे थे कि नहीं थे? देश के दिन बुरे दिन थे कि नहीं थे? आए दिन एक घोटाला होता था कि नहीं होता था? रिमोट कंट्रोल से सरकारें चलती थी कि नहीं चलती थी? रोज नया भ्रष्टाचार सामने आता था कि नहीं आता था? फिर बारी आई 1 साल के कार्यकाल का हिसाब देने की, लेकिन ये हिसाब बुरे दिन बनाम अच्छे दिन के शब्दों में सिमटता नजर आया। आप मुझे बताइए, ये बुरे दिन गए कि नहीं गए? बुरे दिन गए कि नहीं गए? बुरे दिन गए कि नहीं गए? बुरे काम बंद हुए कि नहीं हुए? बुरे कारनामे बंद हुए कि नहीं हुए? बुरी सोच गई कि नहीं गई? बुरे हालात बदले कि नहीं बदले? भाइयों बहनों, पिछले 1 साल में कहीं से कोई घोटाले की खबर आई है?
जरा ताकत से बोलो। कोई घोटाले की खबर आई है? कोई भाई भतीजेवाद की खबर आई है? कोई रिमोट कंट्रोल की खबर आई है? पीएम मोदी ने अपनी उपलब्धियों में सबसे पहले कोयला घोटाला को गिनाते हुए कोल ब्लॉक आवंटन के तरीकों में बदलाव को अपनी उपलब्धि बताया। मैंने आपसे वादा किया था, मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान संतरी के नाते बैठूंगा और 125 करोड़ देशवासियों की मालिकी की जो तिजोरी है, उस तिजोरी पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। कोयले का करीब 2 लाख करोड़ के घोटाले का 1 साल के भीतर कोयले की खदानों का ऑक्शन किया गया, उसकी नीलामी की गई और अब तक 29 खदानों की नीलामी हुई है। 29, 200 की करनी थी, 29 की हुई है और 29 में करीब 3 लाख करोड़ रुपया सरकारी खजाने में जमा होने वाला है। इसके बाद पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना समेत कई अहम योजनाओं का जिक्र किया, लेकिन जिन किसानों की खुदकुशी के मुद्दे पर देश की सियासत गर्म है, उस मुद्दे का जिक्र तो किया, लेकिन इस पर राजनीति नहीं करने की बात कहकर आगे निकल गए। हाँ, आने वाले दिनों में किसानों की जमीन को दुरुस्त करने का संकल्प जरूर दोहराया। 60 साल हो गए, 3 लाख से ज्यादा किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। इस पाप के जिम्मेवार कौन है, इसकी मैं चर्चा करने के लिए नहीं आया हूं। 3 लाख मरे या 1 मरे, लेकिन मरने वाला मेरा हिंदुस्तानी है, मेरा भाई है। सरकार किसी भी की क्यों न हो, हमें इसमें राजनीति नहीं करनी है। हमें आरोप प्रत्यारोप के खेल नहीं खेलने हैं, हमें रास्ते ढूंढने हैं, मिल बैठ करके रास्ते ढूंढने हैं। वहीं बिजली उत्पादन के मामले में भी 1 साल की उपलब्धि को पीएम मोदी ने गिनाया। और भाइयों बहनों, आज मैं गर्व से कहता हूं, पिछले 30 साल में, पिछले ध्यान से सुनिए, पिछले 30 साल में जितनी बिजली का उत्पादन नहीं होता था, आज उतना बिजली का उत्पादन करने में हम सफल हुए। फिर बारी आई महंगाई की। इस मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई, लेकिन बेहद कम शब्दों में। हमने महंगाई को रोकने में सफलता पाई है। जिस प्रकार से महंगाई तेज गति से बढ़ रही थी, उसको रोकने में हमने सफलता पाई है। कुछ मात्रा में कम करने में सफलता पाई है। हालांकि काले धन के मुद्दे पर सभी पीएम मोदी की बातों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सिवाय विदेशी निवेश के पीएम मोदी ने कुछ नहीं कहा। विदेशी पूंजी, भाइयों बहनों, जब पिछली सरकार का आखिरी वर्ष था, उस वर्ष में 3000 करोड़ रुपया विदेशी पूंजी आई थी। 3000 करोड़ रुपया, और 1 साल के भीतर 25,000 करोड़ रुपया विदेशी पूंजी आई है। 8 गुना ज्यादा। वहीं आखिर में विरोधियों पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बुरा करने वालों के बुरे दिन आते रहेंगे। जिनके दिन बुरे आए हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। उनको चिखना ही है, चिखने दीजिए। उनकी परेशानियां मैं समझ सकता हूं, लेकिन देश हम ऐसे चलाएंगे कि बुरा करने वालों के और बुरे दिन आते रहेंगे। बुरा करने वालों के बुरे कारनामे बंद होके रहेंगे। जाहिर है 1 साल की उपलब्धियों को पीएम मोदी ने गिनाया तो, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई ये उपलब्धियां आम जनता के अच्छे दिन ला पाई? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ बड़ी बहस में जो पैनल में मेहमान मौजूद हैं, इस अच्छे दिन के हिसाब किताब पर चर्चा के लिए आपका उनसे परिचय करवा दें। प्रेम रंजन पटेल जी हैं हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, अजय आलोक जी हमारे साथ जेडीयू की तरफ से, विनोद जी हमारे साथ हैं, विनोद शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से, और साथ ही प्रोफेसर एन के चौधरी साहब हैं। हमेशा की तरह तमाम पहलुओं पर बारीकी से नजर रखते हैं और इन 1 सालों में क्या वाकई अच्छे दिन आए हैं वो बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो सियासी बातें होती रहती हैं, सियासी सवाल सियासी तौर पर उठते रहते हैं, उन सवालों का जवाब एक तरह से पीएम मोदी ने देने की कोशिश की। विनोद जी,
आपकी सरकार के दौरान क्या था, पहले वहां से शुरुआत की गई और क्या हुआ है 1 साल में, वो उन्होंने बताया है। जवाब आपका। देखिए, पूरी दुनिया और देश देख रहा है कि कांग्रेस शासनकाल कितने संगठित ढंग से, कितने सुनियोजित ढंग से काम करती थी और वो जमीन पर नजर आ रहा है। लेकिन हमारे माननीय बतौलेबाज प्रधानमंत्री साबित हुए और 1 वर्षों में बतौलेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। देश की जनता देख रही है। क्या महंगाई खत्म हो गई? क्या काले धन आ गए? 370 धारा खत्म हो गया? क्या समान नागरिकता आचार संहिता लागू हो गया? तो इनको बताना चाहिए। आज किसानों की समस्या सुलझ गई। आज देखिए कि जब से प्रधानमंत्री बने हैं, बिहार में किसान आत्महत्या करने लगे, जबकि कभी नहीं करते थे। ये रिकॉर्ड है इस बिहार का। इसके लिए जिम्मेदारी एकदम नरेंद्र मोदी जी। बिहार के 2000 करोड़ रुपया अभी भी बकाया है, जो अभी ओलावृष्टि हुई थी उसकी। विनोद जी, नीतीश जी जिम्मेदार नहीं है। नहीं, 1 पैसा नीतीश जी जिम्मेदार नहीं है। टोटल जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की है। योजनाओं का रोकने का काम कर रहे हो। एक सेकंड, आप अनुभवी नेता हैं सर, मुझे बताइए, कृषि जो है किसी भी स्टेट में, कृषि किसके जिम्मे होता है? राज्य सरकार, लेकिन केंद्र सरकार के सहयोग से करती है। और हमारे पैसे में नहीं, आपका विरोधाभास है सर। हमारे कृषि राज्य सरकार के जिम्मे होता है, आपने ये कहा। मैं इस पर ज्यादा अभी जाऊंगा नहीं, धीरे धीरे तमाम चीजों की बात होगी। योजनाओं की कटौती की जा रही है, पैसों की कटौती कहां से देगा राज्य सरकार? मैं बारी बारी से जिन 10 उपलब्धियों को उन्होंने एक तरह से गिनाया है, मैं उन उपलब्धियों पर बारी बारी से आता हूं। पहला, उन्होंने कहा कि आपकी सरकार के दौरान सिर्फ घोटाले, 1 साल के दौरान एक भी घोटाले की बात नहीं हुई, बल्कि कोयला घोटाला में से जो खजाना, एक सेकंड, जो पैसा गया, हमने उन्हें लाने की कोशिश की आवंटन के जरिए। सरकार आने के पहले 10,000 करोड़ रुपया प्रचार पर नरेंद्र मोदी जी ने कहां से खर्च किया? अडानी अंबानी का पैसा लिया, सारी दुनिया जानती है। इनको जवाब देना चाहिए, पैसे कहां से आए थे? घोटालों की बात सर। हाँ, घोटालों के पैसे हैं, वो देख रहे हैं। 22,000 करोड़ का गुजरात में भी इनका ही लोक लेखा समिति ने दिया है कि 22,000 करोड़ नरेंद्र मोदी के जी में घोटाला हुआ है, बारी बारी से मुख्यमंत्री के रूप में। प्रेमरंजन जी, मैं इसी मुद्दे पर आऊंगा धीरे धीरे। तमाम उपलब्धियों को आपने कहा यूपीए सरकार के दौरान घोटाले हुए, हमारे सरकार के दौरान घोटाले नहीं हुए। कांग्रेस कह रही है कि भाई तब आप 10,000 करोड़ रुपए कहां से खर्च किए? नहीं, देखिए, अभी इन लोगों ने, मुझे हंसी आती है इनके बातों को सुनकर करके। 60 वर्षों तक इस देश को लूटने का काम किया है। अभी इस सरकार के चंद दिन हुए, 1 साल हुए हैं, और पूरा जो है से आजादी के बाद का जो है से हिसाब इस सरकार से मांग रही है। 5 साल पहले भी राज किया आपने। ये हंसी आती है। इन लोगों ने कहीं नहीं छोड़ा था किसी भी स्तर पर। नहीं, उनका सवाल है कि आपने घोटाला नहीं किया। उनका सवाल है कि इन लोगों ने आसमान को बेचने का काम किया, इन लोगों ने पाताल को बेचने का काम किया। जवाब नहीं है इनके पास, कोई जवाब नहीं है। घोटालों पर आपके पास भी जवाब नहीं है। विनोद जी, माफ कीजिएगा। 2G स्पेक्ट्रम के माध्यम से इन लोगों ने जो है, एक सेकंड प्रेमचंद जी, घोटालों को लेकर आपके पास भी जवाब नहीं है, इसलिए जवाब पर आप सवाल कर रहे हैं। सवाल आप कर रहे हैं, जवाब आप भी नहीं दे रहे हैं। नहीं, कैसे? हमने तत्काल कार्रवाई की, उनको जेल में भेजा जो भी थे इसमें शामिल। ये बचाने का काम करते हैं, दोनों में अंतर है। नहीं, इन्होंने ये कहा कि 1 साल में कोई घोटाला नहीं हुआ। अरे भाई, आने के पहले घोटाला कर लिया। 1 साल में कहीं बता दीजिए किसी प्रकार का कोई आरोप इस सरकार पर लगा हो। 60,000 करोड़ का लोन दिलवा दिया, जिसको 60,000 करोड़ बैंक का पैसा बाकी है, उसको भारत सरकार गारंटर बनकर लोन देती है। कितनी बड़ी दुर्भाग्य इस देश के लिए। ये इनका कहना है कि ये भी एक घोटाला है। सुमित जी, कोल ब्लॉक के आवंटन में सीए जी ने आरोप लगाया था कि 1,76,000 करोड़ रुपए का जो है गड़बड़ी किया गया। गड़बड़ी किया गया है, और ये किसी पैसा जो है किसी गरीब को नहीं जो है बांटा। कोयला ब्लॉक बता दीजिए, आपकी खादान जो है कोई गांव के किसान को दिया गया, कोई मजदूर को दिया गया, किसी गरीब व्यक्ति को दिया गया। और आपके मुख्यमंत्री देश के बड़े बड़े उद्योगपति थे, उद्योगपति थे, मुख्यमंत्री के रिकमेंडेशन है पहले घोटाले के लिए। पैसे वाले थे, उनको दिए गए। कोई घोटाला नहीं हुआ। सरकार ने आने के साथ ही केवल 57 कोल ब्लॉकों के आवंटन किया है, और 3,37 कोल ब्लॉक के आवंटन पर 3,57,000 करोड़ रुपए का आमदनी उन्हीं घरानों से, जो उद्योगपति के घराने हैं, उन्हीं लोगों से वसूलने का काम किया है। प्रेमरंजन जी, ठीक है, अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं, लेकिन इस उपलब्धि के पीछे जो अभी आपने कहा कि किसी कोल ब्लॉक गरीबों को नहीं दिया गया, तो ये बताइए, गरीब आदमी की इतनी हैसियत नहीं होती है कि वो कोल ब्लॉक ले ले। गरीब आदमी की तो बची खुची जमीन लेने का प्रयास कर रहे हैं।
अब आप ये दूसरी बात का जवाब दीजिए, 3,57,000 करोड़ नहीं है, 3,07,000 करोड़ है। सीएजी की रिपोर्ट है यहाँ पे। ये 3,07,000 करोड़ रुपया किस राज्य को आपने दिया है? जहाँ से कोयला उठाया आपने दे दिया? नहीं, अब तक आपने वो 3,07,000 आपने वो 3,07,000 करोड़ केंद्र सरकार के खजाने में रखा हुआ है, और आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है कि किस पॉलिसी के तहत हर राज्य को अलॉट करेंगे। क्योंकि मैंने जहां तक भाषण सुना है, प्रधानमंत्री ने कहा है, जो उनकी बात है, उन्होंने कहा है कि एक ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिसमें जहां से कोयला उठाया जाएगा वहां, मतलब वहां कल्याण के लिए दिया जाएगा। ये सरकार की तरफ से बात है, लेकिन ये व्यवस्था कब की जाएगी? यहाँ पर होनी चाहिए। पैसे तो आपके पास आ गए हैं, हाँ। पैसे आपने रखे हुए हैं, उन राज्यों को कब देंगे? आपकी व्यवस्था क्या है? आपकी पॉलिसी क्या है? यही बात तो हम कह रहे हैं। सपने जब आप दिखा रहे हैं तो सपने पे जाने का रोड भी आपको बताना पड़ेगा। लेकिन क्या एक साल में इसकी जवाबदेही आपकी है? आप कैसे अपने मिशन को अचीव करेंगे? क्या आपका रोड मैप है? हर विपक्ष यही जानना चाहता है। हम आज उसके लिए नहीं कहते हैं। मैं दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा। आप कहते थे 56 इंच का सीना है पाकिस्तानियों को, बारी से हमारे प्रधानमंत्री कौन है? मैं बारी आज की देखिए, एक पहले मैं घोटालों को लेकर जो इनका कहना है कि एक साल में कोई घोटाला नहीं हुआ, मेरा आपसे एक सवाल मानते हैं? मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे एक सवाल है सुमित जी, एक सवाल आपसे है। आज प्रधानमंत्री के भाषण में आप ये बताइए कि भाषण 50 मिनटों का भाषण में 40 मिनट तक प्रधानमंत्री बोलते रहे 1 वर्ष के पूर्व के बारे में, 1 वर्ष के पूर्व के बारे में। उन्होंने सिर्फ 10 मिनट अपने 1 वर्ष के बारे में बोले हैं कि यही उपलब्धि है इस सरकार की, कि जिस सरकार को अपनी उपलब्धि के बारे में बोलने के लिए 10 मिनट भी नहीं मिलता हुआ, 45 मिनट इन्होंने पूर्ववर्ती 10 साल की बातें मानते हैं अजय जी कि एक भी घोटाला ना होना? एक भी घोटाला कैसे नहीं हुआ? सीएजी में जब नितिन गडकरी का नाम आया, उसका क्या? नितिन गडकरी का नाम जब संसद में आया कि नितिन गडकरी को सीएजी ने, कैग ने दोषित किया है कि 12,000 करोड़ के आरोपी हैं, तो नितिन गडकरी कहते हैं कि नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं है। घोटाला कैसे नहीं है? व्यापक घोटाला मध्य प्रदेश में आता है तब कोई संबंध नहीं है। गुजरात में 22,000 करोड़ का सीएजी घोटाला करता है तो कोई संबंध नहीं। घोटाला राज्यपाल जो मध्य प्रदेश, उपलब्धि गलत है, उपलब्धि गलत है। राज्यपाल किनके थे? कौन राज्यपाल थे? फिर व्यापक घोटाले का मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान बता रहे हैं, तो आप उसके लिए ठोस तर्क भी दीजिए। अगर ये सवाल कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। कब, कौन थे? आपने कहा कि 1 साल के दौरान कोई भी घोटाला नहीं हुआ, उन्होंने गिना दिया। नहीं, कहा अरे संसद में सीएजी की रिपोर्ट है, नहीं, कोई नितिन गडकरी पे आरोप है, कोई घोटाला साबित तो कर दे। सीएजी ने, कांग्रेस के समय में, कांग्रेस के समय में जब सीएजी रिपोर्ट कांग्रेस पे उठाती थी तो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी कि सीएजी सही काम कर रहा है, कांग्रेस को इस्तीफा देना चाहिए। आप साथ में थे, बिल्कुल। लेकिन आज वही सीएजी, सुमित जी, अगर वही सीएजी अगर आज भारतीय जनता पार्टी को इंगित कर रही है तो क्या दिक्कत है? बहुत सारे मुद्दे हैं, घोटालों के साथ मिलकर करके उसी घोटालों के आज उन्हीं के क्या इसे आप एक उपलब्धि मानते हैं, जो उनका कहना है कि 1 साल के दौरान कोई भी घोटाला नहीं हुआ पिछले साल के मुकाबले या पिछली सरकार के मुकाबले? प्रोफेसर साहब, क्या जानना चाहते हैं आप? इसे उपलब्धि मानते हैं आप? देखिए, मैं आपको सलाह दूंगा, ऐसे आप एंकर हैं, कि अगर 1 साल की उपलब्धियों पर चर्चा करनी है तो स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन कराइए। 3 भाग में इसको बांट दीजिए। नहीं बटा हुआ है सर, नहीं बटा हुआ है। अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनमें इनके विचार होंगे, मेरे भी विचार हैं। दूसरा, समाज से संबंधित, सोसाइटी, जिसको सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं। और तीसरा, राजनीति और गवर्नेंस। देखिए, मेरी राय में अगर एक लाइन में पूछें तो ये मिक्स्ड बैग है, मिश्रित है। सफलताएं भी हैं कुछ क्षेत्रों में और घोर विफलताएं भी हैं। आप एक इशू को लेके अगर पूरा 1 घंटा का डिस्कशन का मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन तो तब मुझे किसी एक विषय पर पूछे सवाल में जवाब दे दूंगा। पहली उपलब्धि आज जो मोदी जी ने गिनाई, उसमें पहली उपलब्धि उन्होंने गिनाया है कि हमने कोई घोटाला नहीं किया। मैं इससे सहमत होना चाहूंगा। आज 1 साल में कोई बड़े घोटाले या ऐसा घोटाला जिसको पब्लिक आज परसीव कर रही है घोटाला के रूप में नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं कि आगे नहीं होगा या घोटाले की कोई जो नींव नहीं रखी गई है, मैं नहीं कहता। लेकिन पब्लिक के सामने, पब्लिक डोमेन में घोटाला नहीं है। और ये बड़ी उपलब्धि उस संदर्भ में है जिस संदर्भ में ये सरकार आई है। 2G, CWG, कोलगेट, ये बड़े बड़े घोटाले आए। क्यों हुए, कैसे हुए, कौन से हुए, अलग प्रश्न है। उसके संदर्भ में ये आप देखेंगे तो ये एक बड़ी उपलब्धि नजर आती है। आज की तिथि में
इसका यह कहीं नहीं मतलब है कि उन नीतियों को इन्होंने छोड़ दिया है जिन नीतियों के कारण ये घोटाले पैदा होते हैं। इसका कतई नहीं मतलब है कि आने वाले दिनों में कोई घोटाला नहीं होगा, लेकिन आज पब्लिक डोमेन में ये दावा कर सकते हैं और मैं उसे सहमत हो सकता हूं। दूसरा बड़ा मुद्दा, मैं उस पर आपका कमेंट लेना चाहूंगा, उसके बाद ब्रेक पर उस पर चर्चा करूंगा। दूसरी बड़ी उपलब्धि जो गिनाई गई है किसानों को लेकर, हालांकि वो उपलब्धि गिनाते हुए उन्होंने कुछ ठोस नहीं कहा कि राजनीति मैं नहीं करूंगा, लेकिन हाँ हमने संकल्प लिया है, हमने बीड़ा उठाया है, हम सॉइल हेल्थ कार्ड देंगे, जमीन की तबीयत ठीक करेंगे। कि 3 लाख किसानों ने अब तक आत्महत्या की है, ये आगे हम नहीं होने देंगे। आप इसी देखिए, कृषि क्षेत्र में विफलता है, जो रेट ऑफ ग्रोथ रिकॉर्ड हो रहा है वो बहुत कम है, 2% से कम है। कृषि क्षेत्र में विकास की रफ्तार बहुत ही कम है, पहली बात। दूसरी बात, कृषि के क्षेत्र में कोई मेजर इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं नजर आता, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, इरिगेशन के क्षेत्र में हो, और जो सुसाइड या किसानों की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उसमें कोई गंभीर प्रयास मैं नहीं देखता। और यह जो सेक्टर है, रूरल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, उसी तरह से आज भी इग्नोर्ड है, उसकी अवहेलना की जा रही है जितना वर्षों से होती रही है। यह किसी की प्रायोरिटी नहीं थी, यह कांग्रेस की भी प्रायोरिटी नहीं थी, नीतीश कुमार जी मानिए की भी प्रायोरिटी नहीं है बिहार में। और यह कहना कि बिहार में एग्रीकल्चर की जिम्मेदारी केंद्र की है, यह जनता को मिसलीड करे। इसका यह मतलब नहीं कि केंद्र को सहायता नहीं देना चाहिए, इसका यह मतलब नहीं कि उनको ग्रांट्स नहीं देना चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। माननीय नीतीश कुमार जी को कि सरकार को इसको अपनी समस्या प्राथमिकता के आधार पर लेनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी वो टाल नहीं सकते। लैंड इशू एक सीरियस इशू है, उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और वहां कॉन्सेंसस के आधार पर काम करना चाहिए। पूरे देश में लैंड एक्विजिशन को लेकर जिस तरह से किसानों में भीषण असंतोष, आक्रोश है, वो सरकार की विफलता का द्योतक है। इसलिए एग्रीकल्चर के फील्ड में मैं उनको सफल नहीं मानता। एग्रीकल्चर क्राइसिस को टैकल करने में वो सफल नहीं हुए। बीजेपी का और तमाम जो बाकी मेहमान मौजूद हैं दूसरी पार्टियों के, उनका भी एक छोटा सा ब्रेक। पूरे दिन गए कि नहीं गए, पूरे दिन गए कि नहीं गए, पूरे काम बंद हुए कि नहीं हुए, पूरे कारनामे बंद हुए कि नहीं हुए, पूरी सोच गई कि नहीं गई, पूरे हालात बदले कि नहीं बदले। पूरे दिन गए कि नहीं गए, पूरे दिन गए कि नहीं गए, पूरे काम बंद हुए कि नहीं हुए, पूरे कारनामे बंद हुए कि नहीं हुए, पूरी सोच गई कि नहीं गई, पूरे हालात बदले कि नहीं बदले। प्रेमरंजन जी, बिना देरी किए किसानों के अच्छे दिन आप नहीं ला पाए इन एक साल में। किसानों के लिए अच्छे दिन आए हैं, जो प्रोफेसर साहब का कहना है बिना सियासत से हमारी अलग। सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए कई सारी योजनाएं बनाई है। असर, प्रधानमंत्री असर, इम्पैक्ट, सिंचाई योजना, आप जानते हैं कि देश सर, के मैं अंदर इम्पैक्ट पूछ रहा हूं, इम्पैक्ट पूछ रहा हूं, असर कितना हुआ? किसानों ने आत्महत्या करना बंद कर दिया आपके महाराष्ट्र में? ये आत्महत्या तो अभी तुरंत कैसे बंद होगा? ये कांग्रेस की देन है। और कितना वक्त लगेगा? सभी राज्यों और कितना वक्त लगेगा? आपने कहा था, किसानों के अच्छे दिन मैं लाऊंगा। किसानों के लिए जिस प्रकार की योजना बनाई है, आने वाले समय में किसानों का पूरा जो है उनका जीवन स्तर उठेगा। कितना समय? अब समय का योजनाओं का शुरुआत हुआ है, तब तक किसान देखिए उसका असर होगा, थोड़ी दिनों के अंदर उसका शुरुआत होगा। आप टाइम फ्रेम नहीं बता पा रहे हैं। अब जिस प्रकार से सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया गया है कि किसान के जमीन का, उसका मिट्टी का, उर्वरा का पूरी जांच कर करके उनको दिया जाएगा। कौन सी खेती कौन प्रकार का करेंगे, कितना उसमें खाद बीज चाहिए, उन्होंने किया है। और उसी प्रकार से किसान का जब मुआवजा मिलता था, ये तमाम योजनाएं आप जो भी गिना रहे हैं 50% पर मिलता था, एक सेकंड, और वो अभी 100%, प्रेमरंजन जी 33% को उन्होंने घटा कर तमाम योजनाओं के, जिन योजनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं या फिर जो भी योजना बता रहे हैं, योजनाएं पहले भी बन चुकी हैं सर, असर कितना हुआ? योजनाओं का असर नहीं होता था।
जब यूपीए अभी असर हो रहा है, तो योजनाओं का अभी असर हो रहा है, लेकिन अब असर जो है से अभी योजनाएं बनी है, सरजमी पर उतरने जा रहा है और अभी अब उतरने जा किसानों रहा है। का यानी जो तब कठिनाई तक है, परेशानी है, तब एक साल नहीं उतरा, कहता है एक साल नहीं उतरा, मान गए, दूर होगा। किसान तब तक किसान क्या आत्महत्या करते अरे रहेंगे? सुमित जी, एक साल नहीं उतरा, मान गए ना, सरकार किसानों पर ही विशेष रूप एक से साल में ध्यान योजना दिया है। नहीं उतरी, मान गए। जवाब नहीं है आपके पास, किसान, मजदूर, जवाब नहीं है सर, इसका जीवन स्तर इस मामले में कैसे जवाब देश नहीं है में आपके सके, पास सर, इसके लिए नहीं, योजनाएं जवाब बनी नहीं है है। इसके मामले में। जी, आप अभी तक सरजमी पर नहीं उतर पाए हैं। सुमित नहीं उतर रहा है, सुमित जी, उतर रहा है, उतर रहा है। योजना वो बनता है लैंडिंग तो में योजना कितना टाइम लगेगा? समय लगता अरे है ना। सुमित जी, जादू की छड़ी मेरे मान गए, सरकार के पास नहीं है। मान गए, नहीं 60 आप- साल तक कांग्रेस ने दीमक की तरह किसानों देश की- को आप भी चाटने चाहते का हैं। काम सुमित किया जी, है। मान और गए। एक साल में ठीक है, हमसे अजय जी। हिसाब पूछा जा देखिए, रहा है। 5 साल पहले अब भी जवाब चाहते हैं। नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि थोड़ी आवाज ऊंची हो जाएगी, लेकिन खुद तो मान गए कि योजना जमीन पे उतरेगी, सरजमी पे समय लगेगा, चलिए हम भी समय देते हैं, लेकिन संवेदनशीलता तो आपसे उम्मीद की जा सकती है माननीय प्रधानमंत्री जी। आप बोलते हैं कि कुछ नहीं, मैं आपके इनसे सहयोगी, पूछिए, मैं आपके बिहार में सहयोगी, कभी आत्महत्या मैं नहीं आपके होती थी। सहयोगी और शिवसेना, किसान लगातार आत्महत्या सुन लीजिए कर रहे सर, हैं। सुन लीजिए, मुआवजा किसानों सुन को लीजिए नहीं मिल सर, रहा है। सुन लीजिए, उसका भी जवाब दूंगा। इनके सहयोगी शिवसेना उद्धव ठाकरे जी का 2 कमेंट है, बहुत अच्छा कमेंट है। पहला कमेंट है, जब मोदी जी ने मंगोलिया को 7,000 करोड़ रुपए दिए तो उन्होंने कमेंट किया ट्विटर पे और अपने सामना में लेख लिखा कि महाराष्ट्र में 3,000 किसानों की आत्महत्या प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखती है, लेकिन मंगोलिया को 7,000 करोड़, भूटान और नेपाल मिला के 30,000 करोड़ रुपया इस भारत जैसे गरीब देश को देने में बड़ी उदारता दिखाते हैं। इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि विदेशी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, अभी तक आया नहीं है, लेकिन 20 लाख करोड़ के वादे आ चुके हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट भारत से जरूर हो चुका है। भारत से 7,000 करोड़ रुपया ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट किए जा चुके हैं अडानी के द्वारा, जिसको ऋण दिया था भारतीय स्टेट लेकिन बैंक सवाल ने। है कि ये किस- उपलब्धि किस- है क्या- नहीं। अब दूसरा भी सुन लीजिए, अदानी दूसरा अंबानी से जो है मैं बारी-बारी से- दूसरा जल्दी घोटाले बताओ। की, इससे पहले घोटाले की बात हो रही थी, नहीं, घोटालों पर अब नहीं सर। इससे पहले एक वापस लाए, एलईडी उससे बदला एलईडी जा बल्ब रहा है। का 25,000 करोड़ का ठेका एक ऐसी कंपनी को देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि अपने फाइलों में मृत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उद्धव ठाकरे जी कह बिहार रहे में हैं, रोज सामना में लिखा हुआ estimate है, घोटाला उसका हो रहा जवाब है। दे दें। रोज घोटाले देखिए, पर घोटाले जो है से मैं बिहार में हो किसानों रहे के हैं। मुद्दे पर आ चुका हूं। घोटालेबाजों किसानों का के मुद्दे को साथ हो लेकर गया। अजय जी, क्या आपके पास भी सवाल पूछने का आज के दिन में हक है? बिल्कुल है। और आज आपके राज्य अभी में राज्य 3 किसानों ने खुद मेरे राज्य में 3 किसानों ने आत्महत्या की। आपने इश्यू बनाया, हमने इसको गंभीरता से लिया। जब हम इसके घटना की तय में जाते हैं, आप ये देखिए कि बिहटा की, जिस किसान की ये बात कर रहे हैं, बिहटा में जमीन अधिग्रहण किसके लिए किया गया? ESIC हॉस्पिटल के लिए। धान नहीं खरीदा गया, अरे एक जिसके मिनट, कारण पहले किसान जवाब तो आत्महत्या सुन कर रहे लीजिए, हैं। जवाब सुनने अरे को तैयार नहीं है। NIT के लिए किया गया, इंजीनियरिंग कॉलेज, तीनों किसकी जमीन थी? केंद्र सरकार को। हमने केंद्र सरकार को जमीन दे दी। केंद्र सरकार ने पैसा कितना दिया? 60%। अब ये रिकॉर्ड्स में है। हमने मुआवजा कितना पे कर दिया? 80%। 20% पैसा अभी भी देना बाकी है। केंद्र सरकार 2009 से, यूपीए के समय से हम कह रहे हैं, अभी तक 40% पैसा नहीं दिया। मैं मोदी सरकार आने के बाद मैं बीटा पर पैसा पे आने पे ब्रेक मैं बीटा पर आऊंगा सर, मैं बीटा पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले गया के खिजरसराय में जो खुदकुशी हुई, मनेर में जो खुदकुशी हुई, क्या मनेर में वो भी हुई? जमीन की वजह से, मैं बता रहा हूं, या फिर फसल बर्बाद की वजह से मुआवजा नहीं मिला? मनेर में खुदकुशी हुई, हमारी पूरी सरकार की टीम वहां पे गई और स्वाभाविक है किसान कर्जे में आपका था। सिस्टम मुआवजा नहीं दे पाया। मुआवजा दिया है, आपका सिस्टम मुआवजा नहीं दे पाया वक्त क्या पर। बात कर रहे हैं? इसलिए खुदकुशी सुमित जी, मजबूरी में आपदा कोई करता है प्रबंधन सर। के तहत अरे आपने क्या दिया? वो 4 लाख केंद्र का पैसा नहीं है। अभी हिसाब आपने क्या दिया? आपदा प्रबंधन का पैसा केंद्र सरकार का नहीं होता है भाई साहब, राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकार का इतना पैसा झूठ नहीं बोलो। आप जिम्मेदारी आप भी लेते हैं, आपदा प्रबंधन, आप भी जिम्मेदारी लेते हैं, राज्य सरकार जिम्मेदारी लेती है उन किसानों की ऐसा है खुदकुशी को कि लेकर। हम पूरी कोशिश ये भी कर रहे हैं, उस नीतीश जी ने इसकी घोषणा भी की थी कि अब तो हम उन कारणों का ही पता लगाएंगे कि किन कारणों से किसान आत्महत्या करें, उन कारणों पे कार्रवाई भी करेंगे। स्टेट अवे एक्शन प्लान होगा, इसलिए कृषि विभाग के तहत आत्महत्या ये काम ही नहीं कर रखा है जब हमने। आत्महत्या हमने तो करने की आपदा कार्रवाई प्रबंधन को ही दे दिया है। आत्महत्या करने के बाद कार्रवाई करेंगे। बीजेपी भी अगर ऐसा है कि बिहार में प्रेमनंदन किसान जी, आत्महत्या नहीं करते हैं। आप अगर भी दो कह तीन- रहे हैं दो कि तीन हम आत्महत्या- योजनाएं बनाएंगे, 2-3 योजनाएं बनाए हैं। अजय साहब भी कह रहे हैं दो हम तीन कार्रवाई आत्महत्याओं को अगर करेंगे। आप फर्क योजना आप दोनों में बनाएंगे क्या नहीं। रह गया? योजना बन विनोद जी, चुकी है। 2-3 योजना आत्महत्याओं संजय को पर बिहार उतर के रही लिए है। मुद्दा मत बनाइए। उसका- 2-3 और योजना आत्महत्याओं जब को मुद्दा संजय मत पर बनाइए। उतर रही है, अगर तो दो- उसका फलाफल बहुत जल्द नजर आने लगेगा। देखिए कौन हमें हाँ, ज्ञान एक दे रहे हैं। सेकंड, 2-3 आत्महत्याओं को ये मुद्दा बना रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, सर, मध्य एक- प्रदेश, एक गुजरात, इंसान की महाराष्ट्र, जान मध्य भी प्रदेश, जाती है तो छत्तीसगढ़, क्या ये एक मुद्दा मिनट। नहीं है? यहाँ पे 10,000 माफ कीजिएगा, ये संवेदनहीनता आपकी दर्शाती है। सवाल नहीं करते। अजय जी, आपकी संवेदनहीनता ही लेकिन हमारे यहाँ दर्शाती है। किसान कितने उन्नति ये की है, आपकी आप सवाल नहीं संवेदनहीनता उठा रहे। दर्शाती है मेरी सर, माफ संवेदनहीनता नहीं कीजिएगा। है। दो हम ये कह रहे हैं, हम तो आत्महत्याओं हर को किसान कोई के आप लिए bothered है। कुछ नहीं मानते हम हर किसान के लिए प्रोफेसर bothered है साहब, और दो आगे भी आत्महत्या bothered रहेंगे। कोई मायने नहीं रखता ऐसा है। नहीं है प्रोफेसर साहब,
हमारी संवेदनशीलता पूरी तरह से किसानों के साथ नहीं, है। आप कह रहे हैं दो आत्महत्या कोई मुद्दा नहीं है। कैसे नहीं मुद्दा है? आप खुद कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप इसको मुद्दा बना रहे हैं कि 2-3 किसान बिहार में आत्महत्या कर लिया। संवेदना समाप्त हो गई लेकिन है। बाकी लोग का क्या? आइए मैं उपदेश दे रहे लोग घोटाले मैं वो भी कह रहा हूँ, बीजेपी भी कुछ नहीं कर पाई, उपदेश दे रहे हैं। बीजेपी भी कुछ नहीं कर पाई, लेकिन आप भी अब तक कुछ नहीं कर पाए। कैसे नहीं किया? हमने तो तुरंत मुआवजा दिया, तुरंत मुआवजा दिया। सर आत्महत्या करने के बाद ये करा रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं, तो फिर वही सिस्टम आपका भी है। खरीद नहीं हो रही है, फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा है, उसके कारण आत्महत्या हो रही है। एक सेकंड सर प्लीज। हाँ, सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से ये तर्क आया कि बिहार के किसान आत्महत्या नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ जो किसानों की जो बेयर करने की क्षमता है या जो जनरल है वो ऐसी है कि आमतौर से हम निराशावादी नहीं हैं, हम आत्महत्या नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। इसीलिए सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए इस बात को कि 3 आत्महत्याएं हुई। क्यों हुई? मैं यही तो मैं कहना चाहता हूं, मुझे कहने दीजिए, मैं तब से सुन रहा था। 3 आत्महत्या उस राज्य में हो जहां आत्महत्या की प्रवृत्ति नहीं है, तो ये गंभीर बात और गंभीरता से लेना चाहिए और संवेदनशीलता से लेनी चाहिए। मुझे कहने दीजिए। और जहां तक बेटा का सवाल है, मैं गया था वहां, आप कल्पना कीजिए 15 दिन से उस विषय पर 2 राय हो सकती है, लेकिन सत्याग्रह चल रहा था 15 दिन तक। लैंड एक्विजिशन उस सवाल पर जहां जेडीयू के नेता और खास करके उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं लैंड एक्विजिशन को लेकर के, उनको हक है। और मैं मानता हूं कि कई मुद्दे ऐसे हैं शटल लेजिस्लेशन के जिसका विरोध होना चाहिए, लेकिन वही सरकार, वही मुख्यमंत्री और उनका कोई प्रतिनिधि 15 दिन तक बेटा आश्रम में नहीं जाता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के आश्रम में, जहां से किसान आंदोलन शुरू हुआ, जहां से जमींदारी खत्म हुई, और आंदोलन नहीं होता, जमींदारी नहीं खत्म होती, तो माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जो 25 साल से शासन करे, इतनी जल्दी शासन में नहीं आते। इतनी असंवेदनशील सरकार, कृपा कौशल किशोर पांडे जी ने कि जान गई, मुझे जो रिपोर्ट मिली पीएमसीएच आए, वहां अस्पताल में इलाज नहीं हुआ, लौट के गए, मैं क्यों नहीं गए? असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। आप 2 राय रख सकते हैं, एक्विजिशन हम कब दें, 1 प्रोजेक्ट 1 एक वो ये मुआवजा, मैं मानता हूं बात करनी चाहिए, लेकिन आपको गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरी बात, लैंड रिफॉर्म्स क्या हुआ? डी बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट, क्या बटाईदारों की समस्या नहीं है? आप गंभीर हैं लैंड के सवाल पर, एग्रीकल्चर के सवाल पर, गरीबों के सवाल पर। ऐसा नहीं है, संवेदनशीलता कहीं ना कहीं अब आप खो रहे हैं। आपने रत्ती की हम बिल्कुल गंभीर हैं, हम बिल्कुल गंभीर हैं। अगर नहीं गंभीर होते तो इस राज्य में 15 लाख दलितों को अभी तक जमीन नहीं मिली होती। कौशल किशोर पांडे की जान आपके जोर से बोलने से आपकी बात साबित नहीं हो जाती है। उनका आप जो ये कह रहे हैं कि बिहार में जनता है, तो इसी प्रदेश के किसानों ने रिकॉर्ड भी बनाया। बिहार में 76% लोग खेती करते हैं। 76 नहीं, 83% लोग खेती पे हैं। प्रोफेसर साहब, ये देखिए फिर ये अब जरा ऋषि से कोई मतलब नहीं है, ऋषि से कोई मतलब नहीं है आगे रिकॉर्ड बनाना। प्रोफेसर साहब, आप गंभीर नहीं है, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो भी सियासी पार्टी है, बीजेपी भी आज अपनी उपलब्धि गिना रही है, लेकिन उपलब्धि के नाम पर किसानों के लिए कुछ नहीं है उसके पास। किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति होती है, उनका उपयोग होता है, वो सिंह कर रहे हैं, 2 दुनिया बना दी। बीजेपी भी नाकाम है, वो भारत और इंडिया का जो रूप है, आप भी नाकाम है कि पहली ऐसी सरकार है जो किसानों के लिए आप भी योजनाएं बना रहे हैं, किसानों के लिए योजनाएं बना। मैं आता हूं महंगाई पर, मैं आता हूं विनोद जी, आप महंगाई पर नजर आने वाला, महंगाई पर आता हूं मैं, महंगाई पर आता हूं। कॉर्पोरेट वाइड की चिंता कांग्रेस को भी था और इनको भी है। किसानों की चिंता कांग्रेस को, महंगाई पर आता हूं, बीजेपी महंगाई पर मैं आता हूं, महंगाई पर आता हूं। ये दूसरी विनोद जी अकेले आप ही चिंता कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, देश ऐसी चल रहा है 70 साल से, सर मेरी चिंता नहीं, 75 साल से देश ऐसी चल रहा है। मैं 70 साल से इस देश में या तो कांग्रेस या बीजेपी रही है, किसान कैसे उन्नति कर गए? आप क्या बात कर रहे हैं? आप गंभीर बात नहीं कर रहे हैं जी, नहीं, आप गंभीर बात नहीं कर रहे हैं। अजय जी, आपसे ये उम्मीद नहीं है। 70 साल से इन्हीं दोनों पार्टियों ने देश पे शासन किया है, किसान ऐसे आगे बढ़ गए।
देश ऐसी कृषि पर किसान निर्भर है। आत्महत्या कर रहे हैं। अरे कांग्रेस कोई भी स्टेटमेंट ऐसे मत दीजिए, बड़ी संख्या कोई भी में स्टेटमेंट ऐसे मत आत्महत्या दीजिए। नहीं, सियासत आपका लीनिंग कहाँ जा देखिए, रहा है? अजय जी आज भी प्लीज, आत्महत्या अजय जी अगर देश में भारतीय माफ जनता कीजिएगा, पार्टी अजय जी, कांग्रेस ने किसानों अजय की जी, चिंता नहीं अजय की जी, होती, सर, क्या चाइना की चिंता करता प्लीज, भारतीय अजय। किसानों की? अजय जी प्लीज। भारतीय जनता पार्टी देखिए सियासत होती रही है, सबसे कम देखिए बात सर, कर रही है। ये माफी और के एक साथ साल में किसानों एक के सेकंड लिए प्रेमरंजन जी, जितना काम हुआ है, संवेदनशीलता इसके पहले आप कभी नहीं हुआ था। माफी के साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि सियासत होती रही है, आपके एक साल में भी कुछ किसानों के लिए ठोस उपलब्धियां अरे ये नहीं तो हैं। धरती मैं पे महंगाई योजना पर जा उतार रहा रहे हैं हूं, अभी। महंगाई पर किया कहाँ है कांग्रेस शासनकाल में खूब अब सवाल आपने उठे थे। क्या इनकी किया? योजना तो हवा में कांग्रेस चल रही है। शासनकाल में खूब सवाल उठे थे। उसके साथ इनकी योजना हवा में और चल एक रही है। सेकंड, एक सेकंड, उतरने भी नहीं प्लीज, दिए, सर, बनाया भी नहीं। बोलने दीजिए सर, दूसरे को। कांग्रेस शासनकाल में महंगाई को लेकर खूब सवाल उठे थे। बीजेपी कह रही है हमने महंगाई घटा दी, आपके पास जवाब? देखिए दुनिया, मैं क्या, दुनिया और पूरा भारत देख रहा है कि महंगाई कहाँ है। कल तक जो मोदी जी कहते थे कि मैं खुशनसीब हूं कि पेट्रोल डीजल का दाम घट रहा है, तो ये साबित हो गया कि मोदी जी बदनसीब हैं और पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना शुरू हो गया। दाल का दाम, तेल का दाम, खाद्य सामग्री का दाम देख लीजिए कहां आसमान छू जवाब रहे हैं। जल्दी से। महंगाई पर नियंत्रण हुआ है, आज लोग राहत महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस के दाम समय बढ़ में रहा है, दाल, पेट्रोल, डीजल, आशा वृद्धि हो रही है। नहीं, जो उन्होंने गिनाया है, जो ऐसे नहीं, जो उन्होंने आवश्यक गिनाया है, सामग्री थी, नहीं, जो लोगों को गिनाया जीवन उन्होंने। जीने के 150 लिए, रुपये दाल हो जो गया, प्रतिदिन 100 रुपये तेल हो दाल- गया। की चीजें सर, थी, दाल वो आप खा पा रहे हैं? आसमान छूती नजर आ रही सर, नहीं बोलेंगे उस पे। आज जो कांग्रेस शासनकाल में 60 रुपये था। दाल आप खा पा रहे हैं? के शासन के बाद दाल आप उस खरीद पर पा रहे हैं, सर? नियंत्रण हुआ है, सब्जी उस पर नहीं बना पा रहे कंट्रोल हुआ हैं, है। सर प्रेमरंजन जी और दाल बड़े खरीद बड़े पदार्थों की चर्चा खरीद पा रहे हैं? लगातार बढ़ रही थी। प्रेमरंजन जी, उसमें 30% सर सवाल भी सुन लीजिए प्लीज। बदनसीबी भी शुरू हो गई। सर जवाब कमी आई है जवाब इस पर। तभी दीजिए जब जवाब सवाल। है ही नहीं। नहीं, जवाब दे रहे हैं, दाल जवाब दे रहे हैं। दाल क्या दाल के बारे में कहिए सर। दाल का कीमत जो ऐसे पहले से कमा है, 150 जो रुपये कांग्रेस है। के समय में था, कमा है। यूपीए के 60 समय में था, रुपये, कांग्रेस उससे यूपीए कमी हुई है। 60-65 कमा रुपये है। थे। आप देखिए, दाल झूठ का में- पुलिंदा, दाम का पूरा देश देख रहा है कि कमी बीजेपी आया का है। झूठा ये लोग है, एक पूरा सेकंड। भाजपा पार्टी झूठी कीमतें है। बढ़ नहीं रही है, लगातार जो कीमतें एक सेकंड, हो आसमान गया, छू हो रही गया थी, सर। लगातार सर, बढ़ रही थी। मैं उस पर नाम कहीं ना लेकर कहीं कह रहा हूं, नाम लेकर विराम कह लगा रहा हूं। है। एक सेकंड, तेल जल्दी का से। दाम 100 रुपये हो जल्दी गया। से, हाँ। आप, मुझे हैरानी होती है, लोग कहते हैं गंभीर चर्चा नहीं हो रही है। मैं अर्थशास्त्र का शिक्षक हूं। यह दूसरी बात है कि मैं राजनीतिक चर्चा में भाग लेता हूं। यही कांग्रेस सरकार महंगाई पर बहस में होलसेल इंडेक्स का आधार बनाती है, रिटेल का आधार बनाती है, रिजर्व बैंक के आंकड़ों की बात करती है। मैं नहीं जानता ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है, वो ये बेहतर बताएंगे। लेकिन क्या वही स्टैटिस्टिकल सिस्टम ना आज भी है जो कांग्रेस के वक्त था? टेक्निकल सिस्टम है और वो बताता है कि होलसेल प्राइस घटा है, रिटेल प्राइस घटा है। हकीकत में क्या हो रहा है और आज है तो पहले भी क्यों यही हो रहा था? तो उस समय तो कांग्रेस कहती थी कि नहीं, इन्फ्लेशन रेट ऑफ ग्रोथ देख लो, इन्फ्लेशन रेट घट रहा। आज भी इन्फ्लेशन रेट घटा है, इसलिए स्वीकारना चाहिए कि इन्फ्लेशन के पॉइंट पर, महंगाई के पॉइंट पर, और मैं आंकड़ों के आधार पर कर रहा हूं, मैंने कोई सर्वे नहीं किया। जनता ने स्वीकार और नहीं किया था और उसको। तब आज तो- इनको भी और स्वीकार नहीं आज करेगी। वो घटा है। और अगर मैं मान लूं इनकी बात, तो ये पूरे स्टैटिस्टिकल सिस्टम को जिसने कांग्रेस सरकार ने बनाया, रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, किसने मना ऐसा किया? नहीं है, उसका ये कोई अर्थ statistical नहीं है, system ना बदले। कोई अर्थ नहीं सिस्टम जो ऐसे है। विकास तब किसी नहीं रेट हुआ। अरे एक साल में कोई क्या अर्थ- सर? और देश का आप विकास पुराने क्यों सिस्टम चल को रही धो रहे हैं, है? माफ कीजिएगा, क्यों पुराने चल रही है? सिस्टम को धो रहे हैं। वो किसी विजन नहीं है भाजपा के बाद कोई के पार्टी आंकड़ों का में सिस्टम महंगाई नहीं है। घटती है लेकिन जमीन पर नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अरे पूरे दिन गए कि नहीं गए, पूरे दिन गए कि नहीं गए, पूरे काम बंद हुए कि नहीं हुए, पूरे कारनामे बंद हुए कि नहीं हुए, पूरी सोच गई कि नहीं गई, पूरे हालात बदले कि नहीं बदले। पूरे दिन गए कि नहीं गए, पूरे दिन गए कि नहीं गए, पूरे काम बंद हुए कि नहीं हुए, पूरे कारनामे बंद हुए कि नहीं हुए, पूरी सोच गई कि नहीं गई, पूरे हालात बदले कि नहीं बदले। एक साल पूरे हुए तो महंगाई, किसान, गरीब, मजदूरों की बात एक साल पहले हुई, उन मुद्दों पर हमने चर्चा की। सवाल अब काले धन को लेकर है। ये एक ऐसा मुद्दा जिसे लेकर परसेप्शन बना दिया गया था कि भाई काला धन तो आने वाला है, लेकिन एक साल पूरे हुए, आज मोदी जी भाषण दिया उन्होंने
लेकिन कालाधन को लेकर चर्चा भी नहीं की, विदेशी निवेश की जरूर बात गिना दी। मैं पूछना चाहूंगा अजय जी आपसे, आप इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा बोलने को इच्छुक होंगे, मुझे पता है। नहीं, आप दुखती रख पे इनके हाथ रख रहे हैं। काला धन 15-20 लाख रुपया 1 साल से सुन रहे हैं। ये बोलेंगे प्रेमचंद जी, प्रेमरंजन जी बोलेंगे अभी इस पे। इसकी भी हमने कार्य योजना बना ली है, बहुत जल्दी उसको जमीन पे हम लोग यही जवाब है क्या प्रेमरंजन जी? यही जवाब देंगे। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, मैं खत्म कर लूँ प्रेमरंजन जी, खत्म कर लूँ फिर आप बोलिएगा। खत्म कर दूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। दूसरा, आपने कहा विदेशी निवेश। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पिछली सरकारों में 3000 करोड़ मात्र विदेशी निवेश आया था। आखिरी में हमारी सरको, हाँ, आखिरी सालों में। हमारे पहले साल में 25,000 करोड़ आया। माननीय प्रधानमंत्री जी, 25,000 करोड़ आया, 30,000 करोड़ तो आपने जाके लुटा दी ऐसी। माननीय प्रधानमंत्री जी, 7,000 करोड़ का विदेशी निवेश हिंदुस्तान ने किया ऑस्ट्रेलिया में, माननीय अडानी की कंपनी के थ्रू, जिसको स्टेट बैंक ने लोन दिया था। आप तो लाने की जगह तो लेते जा रहे हैं। आपने तो रिकॉर्ड बनाया है विदेश नीति में, विदेश से इन्वेस्टमेंट आया नहीं है। आपकी यात्राओं पे जरूर भारत के 5,000 करोड़ खर्च हो गए। देखिए, अब इन लोगों को जो ऐसे केवल जो ऐसे सर जवाब सीधे आलोचना करना, इतना कभी विदेश नीति इस देश का विदेश नीति पे नहीं बात हो रही है, काला धन पे बात हो रही है। काला धन पे बात हो रही है। ये पहली सरकार है, पहली बार जिसने पहले अपने कैबिनेट की बैठक में एसआईटी का गठन किया। कब तक वही बात करते रहेगा? अब जमीन पे वही बात करते रहेगा। मैंने आपको बोला था सुमित जी, जमीन पे आने की तैयारी धन के लिए अभी हवा में इन लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में काले धन का जिक्र तक नहीं, प्रयत्न किए गए हैं। प्रयत्न ये एक से माफ कीजिएगा, 100 दिनों में आना। आज भाषण में उस काले धन का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने कहा भी नहीं कि आज इस 1 साल में हमने क्या प्रयास सुमित जी, इतनी इस सरकार की उपलब्धियां हैं, आपके पास जवाब नहीं है। अगर 8 घंटा भी प्रधानमंत्री बोलते तो वह भी कम पड़ जाता। सर, काला धन पर 1 मिनट भी क्यों नहीं बोला? काला धन पर 1 मिनट भी क्यों नहीं कहा? क्योंकि जवाब नहीं है। काला धन प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। जवाब नहीं है सर। सुमित जी, प्रधानमंत्री सुमित जी, और जो काले धन वाले हैं, सुमित जी, जल्दी से ऊपर कार्रवाई होगा। एक मिनट, उनके काले प्रेमरंजन जी, सर देखिए, जवाब नहीं, प्रेमरंजन जी प्रधानमंत्री जी का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में बोला था, हमारे सरकार की तो इतनी उपलब्धियां हैं कि 365 दिन बोलेंगे तो कम पड़ेंगे। ये तो 8 ही घंटे बोल रहे हैं। देखिए, काला धन को लेकर आप पर हमला हुआ? नहीं, हम पर नहीं। देखिए, यूपीए सरकार के दौरान काला धन चला गया था। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर जवाब आपके पास नहीं है तो प्लीज, मजबूरी है। आपके पास जवाब नहीं है, आप माफ कीजिएगा, आपके पास जवाब नहीं है। जवाब नहीं है सर, माफ कीजिएगा, मुझे कहना पड़ रहा है। जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि आप वही बात दोहरा रहे हैं जो अब तक कही जाती रही। सुन लीजिए मेरी बात, प्रयत्न चल रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जवाब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया था कि जुमला प्रधानमंत्री जी ने रखा था, बतौलेबाजी की थी। देश के सामने उन्होंने स्टेटमेंट दिया, इनके राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। और जहां तक इन्होंने भाषण दिया था, निकालिए रिकॉर्ड, कहा था कि अगर 100 दिनों में मैंने पैसा नहीं लाया तो हमको फांसी चढ़ा देना काला। 100 दिनों के अंदर में बनने के बाद, सुन लीजिए, उसके लिए बनने के बाद किया गया, भाजपाइयों के जो पैसे थे बैंकों से निकाल लिए गए, सारे बैंक अकाउंट खाली हो गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद सारे अकाउंट कैसे खाली हो गए? जल्दी से प्रोफेसर, तो नरेंद्र मोदी जी ने सारे पैसे निकलवा लिए। प्रोफेसर साहब, काला धन को लेकर 1 मिनट भी पूरे भाषण में जिक्र नहीं, इसलिए कि जनता को बताने के लिए कोई ठोस उपलब्धि नहीं है। सच कहिए, काले धन पर उन्होंने अतिशयोक्ति की थी और वो राजनीति में ऐसा प्राय होता है। आप भूल गए, गरीबी हटाओ इंदिरा जी ने नारा दिया था। तो क्या मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए जी प्लीज। क्या हुआ गरीबों का कांग्रेस के राज में? तो ऐसा हुआ, यही इनके साथ हुआ। काले धन 15 लाख, कोई कुछ बोलने के लिए है नहीं। सच कहिए, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में या कुछ अन्य कारणों से एसआईटी भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। मुझे कहने दीजिए भाई, आपको जब बोलते हैं तो मैं नहीं टोकता हूँ। अब मैं बोलता हूँ, आपको टोकता नहीं, बोलने दीजिए। यू एक्सटेंड द कटसी कि हम जब बोलते हैं तो सुनिए। और दबाव, एक ही बात हुई, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में इन्होंने मीटिंग की, एसआईटी हुआ, एक लिस्ट सबमिट हुई है। सभी पार्टियों को चाहिए कि इसको किसी न किसी रूप से उजागर करें। और दूसरी चीज, काला धन का सृजन नीतियों के माध्यम से होता है और वो न्यू लिबरल पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इसको स्वीकार किया था। क्वांटम जंप हुआ नीतियों के कारण, 1000 से कम करोड़ का घोटाला में लालू जी फंस गए। और इतना बड़ा, अब मुझे कहने दीजिए, और उन एक प्रेमरंजन, और एक लाइन आप मुझे बोलने दीजिए। और उन नीतियों को कांग्रेस ने शुरू किया, आपने घोटाला देखा और उन्हीं नीतियों पर बीजेपी चल रही है। इसलिए मैं कैसे मानूं
कि बीजेपी या कांग्रेस जिस तरह से गंभीर नहीं थी, ये भी गंभीर नहीं है, उन नीचों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जहां काले धन का सृजन होता है और 10 में से गंभीर नहीं है, 10 में से और जनता को काला धन पर जवाब चाहिए, जवाब चाहिए, लेकिन जवाब है नहीं। मैं प्लीज अजय जी सर 10 में से कितना अंक? सेना घोटालों का 10 में से कितना? एक सेकंड प्लीज अजय जी। उद्धव ठाकरे मांग रहे हैं जवाब, घोटाला हुआ है। प्रोफेसर साहब 10 में से कितना अंक आप देना चाहेंगे एक साल जी? 10 में से कितना अंक मोदी सरकार को ओवरऑल तमाम उपलब्धियां, बड़ी बातों पर हमने चर्चा की। 55% 100 में से। विनोद जी आप तो खैर जीरो कहेंगे ही। जीरो है ही कहेंगे क्या? सारी दुनिया आम जनता जीरो बोल रही है, मैं क्या कहूंगा? क्योंकि कुछ अन्य बातें भी हैं जहां उनकी गंभीर असफलता है, मांझी जी और कई नीतियों पर। मांझी जी ने 7 अंक दिया है, जेडीयू मांझी जी ने 7 अंक दिया। अजय जी क्या कहिएगा? लालू जी ने मांझी जी को ऑफर दिया और मांझी जी 7 अंक दे रहे हैं। हाँ तो ठीक है, ऐसे लोग अंक देंगे ही जिनको पता ही नहीं कि बिना परीक्षा में ऐसे लोगों को लालू जी ऑफर क्यों दे रहे हैं? ना बिना परीक्षा में बैठे हुए ऐसे लोगों को लालू जी फिर ऑफर क्यों दे रहे हैं? बिना परीक्षा में बैठे हुए आपके साथ है लालू जी। एक मिनट, बिना परीक्षा में बैठे हुए अंक लेना है तो दे दीजिए अंक। शुक्रिया शुक्रिया सर। उन्होंने परीक्षा दी ही नहीं तो इवैल्यूएशन क्यों? पूरे दिन गए कि नहीं गए, पूरे दिन गए कि नहीं गए, पूरे काम बंद हुए कि नहीं हुए, पूरे कारनामे बंद हुए कि नहीं हुए,